नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। यूपी में नई सियासी जंग छिड़ गई है, जहां पर राहुल गांधी के बयान के बाद जबरदस्त सियासत देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने कहा कि मायावती अगर हमारा साथ देती तो भाजपा 2024 में लोकसभा चुनाव हार जाती। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी के वर्तमान राजनीतिक दृष्टिकोण पर सवाल उठाने के बाद मायावती ने पलटवार किया। बसपा ने, जहां आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो ने कहा कि कांग्रेस पर दोहरे चरित्र और जातिवादी मानसिकता का आरोप मढ़ दिया। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से सिलसिलेवार पोस्ट किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी जिन राज्यों में मजबूत है या जहां उनकी सरकारें हैं, वहां बीएसपी और उसके अनुयायियों के साथ उसका द्वेष और जातिवादी रवैया है, किंतु यूपी जैसे राज्य में जहां कांग्रेस कमजोर है, वहां बीएसपी से गठबंधन की और साथ साथ वर्गलाने वाली बातें करना उनकी दोहरा चरित्र को उजागर करता है। इस पर सीएम योगी ने इससे पहले कल विधानसभा में कहा था कि जैसे पप्पू का चुनाव लड़ना केंद्र में जीतने की गारंटी है बीजेपी की, वैसे टप्पू का चुनाव लड़ना यूपी में यानी टप्पू यानी कि अखिलेश यादव को तंज कसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि जब टप्पू का चुनाव लड़ना यूपी में जीतने की गारंटी है भारतीय जनता पार्टी के। इन सब के बीच क्या कुछ बयानबाजी का शोर देखने को मिल रहा है और क्या कुछ वार पलटवार देखने को मिला, आपको सुनाते हैं। बहन जी आजकल चुनाव ठीक से क्यों नहीं लड़ रहे? ये भी सच है जी सर। अब चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े जी सर, ये बात सही है। मगर मायावती जी किसी न किसी कारण नहीं। मैंने इतना ही कहा था जो माननीय राहुल गांधी जी ने कहा। कोशिश तो हम करते रहे, लेकिन मायावती जी बीजेपी के साथ में 3 बार सरकार बनाई। अगर बीएसपी न होती तो मैं गारंटी से कह सकता हूं इस देश में बीजेपी न आती, उत्तर प्रदेश में बीजेपी न आती। तो ये तो 3 बार समझौता करके बीजेपी से उसको मजबूत किया। आज भी बी टीम बन करके काम कर रही हैं। अच्छा है कि बीजेपी में ही विलय हो जाए इनका। देश अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका है और ठीक ही बात है भाई, पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है। नाम का असर होता है, चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा है। ठीक है, चच्चू भी शांत हैं, लेकिन समय आने पे अपना ओस दिखाएंगे। तो आपने देखा किस प्रकार से बयानबाजी, चुटकी लेने का माहौल देखने को मिला है। जहां राहुल गांधी ने कहा हम चाहते थे बहन जी हम बीजेपी के विरोध में हमारे साथ लड़े, बीजेपी के खिलाफ साथ नहीं आई मायावती, और साथ ही राहुल गांधी तमाम ऐसे बयान देते हुए नजर आए। इसका पलटवार करते हुए मायावती ने कहा कांग्रेस जहां मजबूत वहीं से बीएसपी से द्वेष जातिवादी रवैया अपनाती है। कांग्रेस की वजह से बीजेपी सत्ता में आई, मायावती ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस का चाल चरित्र अंबेडकर दलित विरोधी है, मायावती ने ट्वीट करके राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर हमलावर। लेकिन इन सब के बीच जहां भारतीय जनता पार्टी कहती हुई नजर आई कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये सब साथ भी होते तब भी कमल खिलता। ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, साथ ही आए तो भी कमल खिलेगा और साथ ही अगर ना भी आए तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बयान है केशव प्रसाद मौर्य का। तो इसके साथ ही शिवपाल सिंह यादव भी इस पर चुटकी लेते हुए नजर आए। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये बड़े नेताओं के बीच का मामला है, हम तो सपा को मजबूत करने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो यानी कि 27 पर सभी का फोकस है और क्या कुछ रणनीति है। हमारे साथ पैनलिस्ट जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करते हैं। विकास पांडे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उदित जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मोहित दीक्षित कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। माफ कीजिएगा, जगदीश सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी का ही रुख करूंगी, मोहित जी। अभी हमारे साथ तो मोहित जी नहीं जुड़े हैं, लेकिन विकास जी क्या देख रहे हैं? लगातार एक तरफ मायावती जी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन ने लोकसभा में पहले ही आपको मात दे दिया। 27 की तैयारी आपकी कैसी है?
देखिए, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम्म, उत्तर प्रदेश की जनता इनके कारनामों को बहुत अच्छे से जानती आती है हम्म, और उत्तर प्रदेश की जनता ने, आप कह रही हैं, हरा दिया। आपका दृष्टिकोण हो सकता है, वरना राजनीतिक इतिहास में तीसरा चुनाव सूपड़ा साफ करने वाला चुनाव होता है हम्म, और इसका उदाहरण आपने दिल्ली में देखने को मिला। हम्म, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर देश की जनता ने और प्रदेश की जनता ने भरपूर विश्वास जताया। ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, देखिए, डूबते को तिनके का सहारा, तो कांग्रेस पार्टी अब वो तिनके ढूंढ रही है। चाहे वो आम आदमी पार्टी से गठबंधन करने की बात हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन की बात हो, और चाहे अब वो बहुजन समाज पार्टी यानी बहन मायावती पर भी डोरे डालने का काम कर रही है। अरे भाई, बहन मायावती जी ये बात कैसे भूल जाएंगी कि उन पर दबाव बना करके उनका समर्थन लेने के लिए ताज कॉरिडोर जैसा मामला उन पर दर्ज किया गया। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने मायावती जी को परेशान करने का कोई अवसर नहीं छोड़ा। लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो मायावती जी को अपने साथ लेकर के आना चाहते तो वो लेकर के आए। लेकिन दलित समाज ये जानता है कि जब दलित के समाज की बात आती है, तो अगर वास्तविकता में कोई ऐसा है जो दलितों के समाज को लेकर के, पिछड़े वर्ग के समाज के कल्याण को लेकर के कोई पार्टी काम करती है, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्योंकि इनका पुराना इतिहास है कि आज सरकार बनाने के लिए आप मोहरा बना करके दलितों का भी उपयोग कर लेंगे, पिछड़ों का भी उपयोग कर लेंगे, वोट बैंक चाहिए। लेकिन जब सरकार और सत्ता में होते हैं, तब इनकी यही भाषा और यही चरित्र इन दलों का बदल जाता है। शायद यही कारण है कि आज तमाम चीजें आरती जी होने के बाद भी जनता में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास गहरा हुआ है, ये हमारे नेतृत्व की इसी का परिणाम है कि हमारा नेतृत्व कितना ईमानदार और कितना कर्मठ है आरती जी। ठीक है जगदीश जी, जब इस मामले में शिवपाल सिंह यादव से प्रतिक्रिया लेनी चाहिए, तो शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि ये बड़े नेताओं के बीच का मामला है, हम तो सपा को मजबूत कर रहे हैं। क्यों, क्या जगदीश जी राहुल गांधी से अलग और पृथक बयानबाजी समाजवादी पार्टी की? देखिए, समाजवादी पार्टी को राहुल जी से क्या लेना देना? समाजवादी पार्टी पृथक राजनीतिक दल है, राहुल गांधी जी का अलग पृथक राजनीतिक दल है और सब अपने अपने हिसाब से अपने अपने बयान देते हैं। इसमें राहुल जी के बयान से समाजवादी पार्टी का कुछ लेना देना थोड़े है। समाजवादी पार्टी की अपनी स्वयं की विचारधारा है और समाजवादी पार्टी उसी विचारधारा पे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा पे चलती है और उस दलित पिछड़े अल्पसंख्यकों सारे लोगों के लिए, दबे कुचले शोषित वंचित के लिए काम करती है। भारतीय जनता पार्टी केवल पूंजीवादियों के लिए काम करती है, 2-4 उद्योगपतियों के लिए काम करती। ये जो सरकार देश में नफरत और भाईचारा को खत्म करने वाली, एक भाई से भाई को लड़ाने वाला दल है, की कोई विचारधारा नहीं है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा है समाज से गैर बराबरी समाप्त हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, सारी गैर बराबरी समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन वो मुख्यमंत्री के एक बयान का मैं जिक्र करना चाहूंगी। वो कह रहे थे कि अगर सीएम योगी ने कहा कि जैसे पप्पू का चुनाव लड़ना केंद्र को जीतने की भाजपा की गारंटी है, वैसे टप्पू का चुनाव लड़ना यूपी में जीतने की गारंटी, इस पर क्या कहेंगे आप? ऐसा है ऐसा है कि ये भाषाई मर्यादा और संस्कार होते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इस तरह के संस्कार नहीं है कि किसी भी देश के पूर्व मुख्यमंत्री या किसी के देश के बड़े नेताओं के प्रति इस तरह हल्की बयानबाजी करे। ये उनको शोभा देता है, समाजवादी पार्टी को नहीं। और जिनको कहते हैं ना, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अभी औकात में ला दिया है लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को। जहाँ ये चिल्लाते थे अब की बार 400 पार, बैसाखी पे ला के खड़ा कर दिया। और समझ लीजिए कि जहां उत्तर प्रदेश में कहते थे 80 के 80, वहां 33 पे ला के खड़ा कर दिया। ठीक है, हैसियत बता दी इनको। ठीक है, मोहित जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनको भी जोड़ लेते हूँ। मोहित जी, एक तरफ मायावती, हाँ ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा है ना आरती जी, एक सीट जीत लेने से, बेईमानी से, वोटों की लूट, सत्ता और पुलिस के बल पर जीत लेने से कोई विजेता नहीं हो जाता है। जिस तरह से हम लोग
आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा में सफाया हुआ है, वो काबिले गौर है। और आप समझिए कि ये दिग्भ्रमित हो गए, इनको रास्ता नहीं ढूंढे मिल रहा है। उसी जीत को, समाजवादी पार्टी की उसी जीत को धुंधला करने के लिए इन्होंने जबरदस्ती उपचुनाव में जो जबरदस्ती करके मतदाताओं के मताधिकार को छीना है, जो लोकतंत्र में बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का सबसे पवित्र अधिकार है लोगों का, उस अधिकार को इन्होंने छीन करके उस जो लोकसभा की जीत है उसको धूमिल करने की कोशिश की। ठीक है जगदीश जी, आपकी बात आ गई। ठीक है विकास जी से इसका जवाब लूंगी, लेकिन पहले मोहित जी के पास जाऊंगी। मोहित जी, एक तरफ मायावती को साथ लेकर बात कह रहे हैं, फिर उनकी चुनाव रणनीति पर सवाल उठाकर आखिरकार क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी बनाना चाह रही है? क्या मायावती के वोट बैंक पर नजर है? मोहित जी अनम्यूट करके जवाब दे दीजिए। आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही आवाज जी। साथियों को और आपके दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत है आपका। देखिए, बात अगर मायावती जी की राजनीति की होगी, अगर हम वोट बैंक को लेकर के बात करेंगे तो हो सकता है ये वोट बैंक की बातें भारतीय जनता पार्टी या आज की मीडिया ने नैरेटिव सेट करना चालू कर दिया है वोट बैंक। मैं कतई मायावती जी का जो स्तर है, मायावती जी की जो राजनीति है वो लाभ करने की राजनीति है, मायावती जी की राजनीति सशक्तिकरण करने की राजनीति है। मायावती जी ने अपने कार्यकाल में लगातार समाज के जो गरीब, समाज के जो दलित हैं, समाज के जो वंचित वर्ग है, उनको कहीं ना कहीं उत्थान देने का काम लगातार किया। और आज अगर बात करी जाए, राजनीति का अर्थ यही होता है कि सबसे अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसको किस तरीके से मजबूत किया जाए, ये राजनीति का उद्देश्य होता है। पिछले कई वर्षों में जब जब कांग्रेस की सरकारें भी रही हों और मायावती जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में रही हों, कहीं ना कहीं सामंजस्य बना करके या जिस भी तरीके से आपस में भले ही राजनीतिक मतभेद हो, लेकिन जनता के हितों के लिए मायावती जी ने पुरजोर प्रयास किए थे पूर्व में। लेकिन अगर प्रश्न उठाया जा रहा है जिस तरीके से आज आरक्षण को लेकर के, जब आरक्षण के लिए जो नए जब संवैधानिक ढांचे में नौकरियां मिलती हैं और आरक्षण का ख्याल नहीं रखा जाता, ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे देश के न्यायालय कहते हैं, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। जब हमारे बड़े बड़े जो छात्र राजनीति से निकले लोग हैं, जब इस बात को रखते हैं कि आज नौकरियों के लिए कहीं ना कहीं जब आरक्षण का दोहन किया जा रहा, आज बड़ी बड़ी घटनाएं जो दलितों के साथ हो रही हैं, जो वंचितों के साथ हो रही हैं, पीड़ितों के साथ हो रही हैं, आदिवासियों के साथ हो रही हैं, उनमें जो उनका मसीहा पूर्व में रहा मायावती जी, वो दिखता है कि कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई उतनी मजबूत तरीके से जो पूर्व में उन्होंने करी है वो नहीं की है। ठीक है, तो अगर इस बात को कोई व्यक्ति रखता है, कहता है, तो इसका तो आपको समर्थन करना चाहिए, ना कि इसको केवल और केवल एक वोट बैंक में बांध करके बात को गंभीरता को बात की। लेकिन मायावती ने तो ये बात नहीं समझी ना, उन्होंने तुरंत पलटवार किया कि दिल्ली में आपने बीजेपी को मदद की है। नहीं, अगर मायावती जी को राजनीति में इस समय की स्थितियां में उनको लग रहा है कि दिल्ली में कोई किसी की मदद कर रहा है, तो ये स्वतंत्र है वो कहने को। अगर किसी वर्ग विशेष की बात हो, किसी धर्म की बात हो, जाति की बात हो, इसको लेकर के उनको सामाजिक न्याय की बात हो, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम सबको साथ खड़े होकर के अगर कहीं कोई सरकारें सत्ता गलत कर रही हैं तो उसमें मुखर होकर आना पड़ेगा। ये मायावती जी की हमेशा टेंडेंसी रही है, पूर्व में हम लोग देखते रहे। लेकिन पिछले 10 सालों में, पिछले 7 साल 8 साल में उत्तर प्रदेश में देखें तो सत्ता आने के बाद मायावती जी की मुखरता कहीं ना कहीं कमजोर दिखी है। बिल्कुल, अगर तो उसको कोई नेता आकर के एड्रेस करके बोलता है तो आप मानेंगे उस बात को। बिल्कुल ठीक है। विकास जी, ये आजकल का ट्रेंड बनता जा रहा है, कोई आपको कांग्रेस पार्टी की बीटी बता, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आपको जिता रही है, कहीं बीएसपी की पार्टी। आखिरकार क्या आप अपने बल पर नहीं जीत सकते क्या चुनाव? यही तो विडंबना देखिए आरती जी, जब आपको अपनी हार
बिल्कुल कंफर्म दिखती है, तब आप तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मुझे लगता है कि हमारे पैनलिस्ट में बैठे साथी अभी सामाजिक न्याय की बात कर रहे थे। जरा इनसे याद करिए, बताएं कि जरा इस देश को कि जब सामाजिक न्याय के अलग जगाने वाले हम सबके आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनका विरोध करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी और कंटिन्यू उन्हें कमजोर कर रही थी। उनके समाज में उनकी स्थिति को कमजोर करने का काम कांग्रेस पार्टी कर रही थी। और यही स्थिति बहन मायावती जी के साथ थी। आरती जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि दलितों के उत्थान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए मायावती जी ने बहुत काम किया। जरा पूछिए इनसे कि इन्हें ये बात तब क्या याद नहीं थी जब उन पर ताज कॉरिडोर का मुकदमा लादा गया और उनको समर्थन देने के लिए विवश किया गया? क्या तब इन्हें ये बातें नहीं याद आई? आज असल में दिक्कत कहां पे? आप दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, राजनीतिक परिस्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं। आप इस चीज को बहुत महसूस कर रहे हैं। राजनीतिक मजबूरी आज कांग्रेस पार्टी की, जो कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश का चुनाव देखा है और मध्य प्रदेश के बाद अभी रिसेंटली दिल्ली का चुनाव देखा है, जिस तरीके से इंडी गठबंधन का सबसे मजबूत दल कांग्रेस पार्टी अपने ही इंडी गठबंधन के दलों के निशाने पर है और लगातार इनके ही गठबंधन के दल इस इंडी गठबंधन से कांग्रेस पार्टी को बाहर करने की बात कर रहे हैं, लगातार बाहर पर। तो ये अब कांग्रेस पार्टी ये जान रही है कि चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, ये सब ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन का हिस्सा है। पप्पू और टप्पू वाले पर भी 10 सेकंड में प्रतिक्रिया दे दीजिए तो फिर साथ में मोहित जी के पास। ये इसकी क्या संज्ञा थी पप्पू और टप्पू की? देखिए अब वही चीज है कि काने से काना कहो काना जाए रूठ और धीरे से पूछ लो कैसे गई फूट। तो इस देश में जब पप्पू कहते हैं तो पूरा देश समझ जाता है कि ये उच्चारण इस देश पे किसके लिए होता है, ये व्यंग्य किसके लिए होता है। तो जो जिस पर चीजें फिट बैठती हैं अक्सर वो नाम उस पर चिपक जाता है। राहुल गांधी जी के लिए नहीं कहा होगा, मुझे लग रहा है किसी और परिप्रेक्ष्य में भी हो सकता कहा हो, लेकिन अगर आप जिसे अपने ऊपर लेना होगा वो अपने ऊपर लेगा। ठीक है, मोहित जी जवाब दे दीजिए। तुम देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को इंडिया गठबंधन को लेकर के बात हो, मायावती, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, समाजवादी पार्टी, चिंता इनकी इतनी है कि ये देश की सत्ता में बैठने के बाद देश के लोगों की चिंता ना करके इंडिया गठबंधन की इतनी चिंता करते हैं, इतना परेशान होते हैं इंडिया गठबंधन को लेकर के। इतनी परेशानी अगर इन्होंने देश की समस्याओं को लेकर की होती तो आज जो सत्ता में बैठाला है, जिस सरकार ने, जिस लोगों ने इनको सरकार दी है, उनकी कम से कम महंगाई से लेकर के, बेरोजगारी से लेकर के और जिस तरीके से देश के संसाधनों को लगातार लूटने का काम कर रहे हैं उस पे चिंतन कर लिया होता तो कुछ फायदे होते हमारे, आपके और जनता के लिए। लेकिन इनको वो करना नहीं है। इनको इधर की बात उधर की बात, 1947 अम्बेडकर, अरे अम्बेडकर जी जिस सरकार द्वारा राज्यसभा में भेजे गए थे, आपकी जानकारी नहीं होगी, अम्बेडकर जी के पास केवल एक विधायक था, अम्बेडकर जी की पार्टी के पास, और एक विधायक के सहारे अगर वो राज्यसभा में पहुंच सकते हैं तो आप बता दीजिए ये संभव है? राज्यसभा में वो कांग्रेस के विधायकों की मदद से। ठीक है, जगदीश जी को भी ठीक है। चुनावी राजनीति में तो अम्बेडकर को लेकर के, मायावती जी को लेकर के जिस तरीके से दूसरी तरफ बातें करके भारतीय जनता पार्टी लोग टाइम पास करते हैं, इतना जो सत्ता में बैठने के बाद जनता की चिंता कर ली होती तो आज ये देखने का जरूरत ना पड़ती। आज दलित, शोषित, वंचित को जिस तरीके से लगातार हाशिए में डाला जा रहा है, उस तरीके से इनकी यही कारण है कि आप हाशिए पर थे और रहेंगे। ठीक है, जगदीश जी आप कैसे देखते हैं, अगर मायावती साथ होती तो क्या होता? क्या जी? मायावती साथ होती तो लोकसभा में और अच्छा प्रदर्शन होता क्या? अब मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ठीक है, अच्छा 27 में आप लगातार बता रहे कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये बजट लाएंगे, हमारी सरकार आएगी तो महाकुंभ हम कराएंगे, हम दिखाएंगे। तो 27 का सत्ताधीश कौन होगा ये जनता ने तो अभी डिसाइड नहीं किया है। देखिए, ऐसा है कि जो 27 हमारी सरकार के टाइम में 2013 में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार ने शानदार कुंभ कराया और उस कुंभ में आप समझिए कि विदेशों में उसकी तारीफ हुई,
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी श्री अखिलेश यादव जी का वहाँ सम्मानित किया गया, अवार्ड दिया गया, आजम खान साहब के अवार्ड दिया गया। और इस सरकार में क्या हुआ, आप ये तो गिनती बता रहे हो कि इतने करोड़ लोग स्नान कर लिए, लोग बाग अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, कहाँ गायब हो गए, उनको जवाब सरकार नहीं दे पा रही है। इतनी अव्यवस्था है, इतना संभाले नहीं संभल रहा कुछ। तो इस विपक्ष के नाते और राजनीतिक दल के नाते जो आपकी कमियां उनको उजागर करना हमारा अधिकार है और हमारा नैतिक कर्तव्य। हमको उसको उखाड़ना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि आपको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी टाइम पे कहते रहे कि ये करिए और सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने लोगों को मरने के लिए भगवान भरोसे छोड़ दिया। आप समझिए केवल चिल्लाती रही सरकार, जितनी वहां व्यवस्था में पैसा नहीं खर्च हुआ उससे ज्यादा सरकार की दो लोगों की फोटो में पैसा खर्च हो गया। तो ये आखिरकार क्या है? यह व्यवस्था नहीं होगी तो क्या होगा? दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे लोग मर गए श्रद्धालु, हमारी भी सरकार में कुंभ हुआ था। तो उससे सबक लेना चाहिए हम लोग। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के टाइम में कितनी अच्छी व्यवस्था थी कुंभ की। ठीक है विकास जी, जवाब दीजिए। भगवान भरोसे लोग गए, ठीक है, 600 से 700 करोड़ रुपए खर्चा हो गया, फिर भी व्यवस्था नहीं हुई, तारीफ नहीं मिली आपको। अब देखिए, जिनकी तारीफ हमें चाहिए भी नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कह दूं कि कुछ लोगों का एक चरित्र बन चुका है और ये देश और प्रदेश उनके चरित्र को बहुत अच्छे से जानता है। आरती जी हमारे साथी कह रहे थे कि हमने शानदार कुंभ कराया। हो सकता है आपने शानदार कुंभ कराया हो, लेकिन योगी जी की सरकार ने भव्य और अलौकिक कुंभ कराया है। जरा फर्क समझिए, शानदार तो किसी के लिए भी आप कह सकते हो, उसकी दिव्यता और उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करने का काम योगी जी ने किया। ये काम ये होता है कि जब आप दिल से कोई कुंभ कराते हो, जब आप उस धर्म से जुड़ करके उसके धार्मिक आयोजन में शामिल होते हो, तो आपको फर्जी टोपी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो हृदय में होना चाहिए। और सनातन भगवा वस्त्रधारी जब इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि सनातन की अब रक्षा और उसकी संस्कृति को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उसके कंधों पर है, तो ऐसा ही भव्य और दिव्य कुंभ होता रहा है और होता रहेगा। मैं भी मुद्दे पे आ रहा हूँ। राजनीतिक उठापटक के बीच समाजवादी पार्टी को बड़ी चिंता हो रही है, और चिंता होना भी स्वाभाविक सी बात है कि नो कमेंट की स्थिति में इनके जो सेकंड लाइन लीडर है वो भी हैं शिवपाल सिंह यादव, और हमारे पैनल में बैठे साथी भी नो कमेंट की स्थिति में, क्योंकि ये जानते हैं एक तरफ कुआं है दूसरी तरफ खाई है, कि गठबंधन से निकल भी नहीं सकते और गठबंधन छोड़, और गठबंधन में मायावती जी को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। शायद यही कारण था कि लोकसभा में भी मायावती जी इनका हिस्सा नहीं बनी। ठीक है मोहित जी, एक महत्वपूर्ण बात मायावती की ओर से उठाया गया था, बहन जी की तरफ से उठाया गया है कि उन्होंने कहा जहां आप मजबूत रहते हैं वहां तो आप बसपा को द्वेष और जातिवाद की निगाहों से देखते हैं, लेकिन जहां आप मजबूत नहीं होते तब आप हमारी बीएसपी की तरफ देखते हैं। ये ट्वीट है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दो अलग पार्टी। तो अगर केवल और केवल मायावती के परिप्रेक्ष्य में बात होगी, मायावती जी के जो कार्य रही है देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उन्होंने सशक्तिकरण किया है उस वर्ग का। पर अगर हम बात करेंगे किसी जगह चुनाव में जाकर आप जाएंगे तो बसपा का प्रत्याशी होगा, बसपा की कमियां होंगी, बसपा के प्रत्याशी की जो कमियां होंगी, जो उनके समाज में रहा होगा, जो उसने गलत काम किए होंगे, उनको तो बोलना ही पड़ेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि हम बीजेपी या किसी अदर पार्टी की राजनीति में अगर उसकी बातें रखी जाएगी, हम तो कम से कम राजनीतिक स्वच्छता रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तरीके मूर्खतापूर्ण बातें न करके जो दूसरे देश के दल हैं जिनको भेजा है किसी जनता ने चुनकर विधानसभा और लोकसभा में है, उनके खिलाफ अनर्गल बोल रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मूर्खता कर सकती है कि अपने को सोचती है कि जनता चुनकर भेज रही है, दूसरे ऐसे उठ के चले जा रहे हैं विधानसभा और लोकसभा में। अरे सांसद हो या विधायक हो, उसको देश की जनता ही चुनकर भेजती है। उनके जनता के विवेक पर कम से कम प्रश्न चिन्ह उठाइए। अनर्गल बोल करके आप थोड़ी देर के लिए अपने जो अंतर की आत्मा को खुश कर सकते हैं, लेकिन शासन चलाने के लिए आपको जनता के मुद्दों पर, जनता की समस्याओं पर बात करनी पड़ेगी। इस तरीके से मुंह छुपा करके आप नहीं निकल लेंगे, दूसरे को गाली बक करके, दूसरे पर अनर्गल बोल करके। जिम्मेदारियां हैं जो आज अनहोनी हो रही है, जो समस्याएं हो रही है,
चाहे महंगाई को लेकर के, चाहे नौकरियों को लेकर के, चाहे बेरोजगारी को लेकर के, चाहे किसानों की समस्या को लेकर के हो, इनसे आप विपक्ष को गाली दे करके बच नहीं सकते हैं। आज अगर सत्ता में आप पहुंचाया गया है तो आपको कार्य करने बिल्कुल जवाबदेही भी बनेगी। बिल्कुल हो रहा आदिवासियों के साथ किस तरीके के वीडियो वायरल होते हैं, आपके नेताओं के उनके साथ जो आप मतलब अभद्रता की परम सीमा पर आकाशता पार कर देते हैं, उससे आप नहीं बच सकते हैं। आपकी जो मनवादी सोच है, जो आपका अहंकार है, इससे देश नहीं चलता। देश की जनता की समस्याएं इससे दूर नहीं होती। आप क्षणिक बात के लिए थोड़े खुश हो सकते हैं कि आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, बहुत बड़ी बात कर ली, लेकिन मुंह चलाने से सत्ता नहीं चल जाती। ठीक है विकास जी, सिर्फ बातें करने से सियासत नहीं होती। मुद्दा मायावती जी को है, और मुझे लगता है कि पैनल में बैठे हमारे साथी तमाम तरीके की बातें, जो कि कांग्रेस पार्टी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, उन सबका बड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपको भी समझ लीजिए कि तमाम चीजें उसके बाद जो है वो ले जाके महंगाई, बेरोजगारी या तमाम जगह मुद्दे को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। किसी दिन मैं तो हमेशा से कहता हूं, आई एम ऑलवेज रेडी फॉर डिबेट, जिस पर कांग्रेस पार्टी चाहे, जिस पर समाजवादी पार्टी चाहे, क्योंकि इनके चाल चरित्र चेहरे में इतने दाग हैं जिसको लेकर के जनता बहुत अच्छे से जानती है। दूसरी चीज हमारा के किसी से भी गठबंधन कर ले आती जी, लिख करके रख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन PAA हो चुका है। PAA परमानेंट अटूट अलायंस विद पब्लिक। जगदीश जी क्या कह रहे हैं, क्या कहते हैं, क्या टूट चुका है गठबंधन? हमारा जो गठबंधन है वो पब्लिक के साथ अटूट गठबंधन है, और इस गठबंधन के आगे चाहे कितने भी गठबंधन आप कर लीजिए, सारे गठबंधन नेतृत्व में जाएंगे। जगदीश जी है आरती जी, अभी इनको पता होना चाहिए, अभी 2024 में इनके गठबंधन जो है ना, इनका अहंकार यही अहंकार है भारतीय जनता पार्टी। इस तरह से झूठ बोलते हैं, झूठ को सच करते हैं। अभी 2024 में कहा हो गया अटूट गठबंधन इनका? आप 33 में पहुंच गए और जनता ने आपने उत्तर प्रदेश की 256 विधानसभाओं में नकार दिया है और आप हार गए। केंद्र की सरकार बैसाखी पे चल रही है और इनका अटूट गठबंधन है जनता के साथ। ये केवल इसी तरह झूठ बोल करके इनके खिलाफ पूरा जनता है। जिस तरह से इन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, जगह जगह पे भारतीय जनता पार्टी जमीनों पे कब्जे, जिस तरह से हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, अधिकारी लूट रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। वो इनको पता ही नहीं है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में प्रदेश में हो क्या रहा। दूसरों को देख रहे हैं, अपने पाले में आप नहीं देख पा रहे हैं। मैं पाला बताए दे रहा हूँ इन्हें, और मुझे लग रहा है जब बात गठबंधन की आई और देश की जनता की आई, तो जरा इनसे पूछ लीजिए, आप धैर्य के साथ सुनिए, चरम सीमा पर है, मेरा निवेदन है। किसान परेशान है, किसान को DAP नहीं है, के साथ यूरिया नहीं है, उनके अभी आप ही कह रहे थे, अभी हमारे पैनलिस्ट में बैठे ये तमाशा करके जनता से प्रधानमंत्रियों की इज्जत करना, कोरी बकवास है, संस्कार के साथ उनका संबोधन करना, उनका सम्मान करना, ये लोग बखूबी जानते हैं। जरा नरसिम्हा राव जी के विषय में जरा पूछ लीजिए इनसे कि कितना सम्मान किया था, और कितना सम्मान किया था हम सबके आदरणीय प्रथम राष्ट्रपति इस देश के बाबू राजेंद्र प्रसाद जी के लिए, कितना सम्मान किया था इन्होंने, और कितना सम्मान किया था किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के लिए, और कितना सम्मान किया था जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव हैं, उनके प्रति इन लोगों ने कितना सम्मान किया था। इन सारे नेताओं को सम्मान देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप नहीं झांकना चाहते। जनता पार्टी को इस तरह का सम्मान हुआ है कि जो इंदिरा गांधी 400 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ, आरती जी मेरा निवेदन है कि सुन लें और इसका जवाब दे करके जाएं। जो इंदिरा गांधी इंडिया इज इंडिया कहते कहते 400 सीटों के साथ 1967 के चुनाव में प्रचंड बहुमत में थी, वो इंदिरा गांधी उसके बाद हुए चुनाव में 150 सीटों पर आकर के गिरी थी, 150 सीटों पर, और सरकार नहीं बना पाई थी वो इंदिरा गांधी। आज नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी सरकार बनाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। हमारी एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार है। अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, जनता ने आपको इस्तेमाल करके और अविश्वास करके निकाल दिया है अपने दिलों से। ठीक है जगदीश जी जवाब दीजिए, फिर मोहित जी के पास जाऊंगी। जल्दी 10 सेकंड में आरती जी ये लोग बड़बोले लोग हैं।
आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने ये कहते थे अब की बार 400 पार, और ये आ गए 240 में, और इनको फिर भी शर्म नहीं आएगी। ये चिल्लाते रहेंगे कि मेरी तीसरी बार सरकार है। अरे आपकी तीसरी बार सरकार बैसाखी पर है, माननीय नीतीश कुमार जी की बैसाखी पर और माननीय चंद्रबाबू नायडू जी की बैसाखी पर। इनको ये समझ में नहीं आ रहा। 2014 में जनता ने आपको नकार दिया है पूरी तरह, और हमारे एनडीए के सहयोगी मंत्री थे हमारे साथ। 2019 में भी एनडीए के हमारे सारे सहयोगी मंत्री थे। निवेदन है, बीच में मत बोलिए। आप किसका सम्मान करते हो भली बात मालूम है। आरती जी राजनाथ सिंह माला में घुस गए थे मोदी जी के, तो उनको बाहर कर दिया गया। पूरे देश ने देखा इतना वरिष्ठतम नेता का सम्मान किसने छीना था, जरा बता अपने दल वालों का सम्मान आप नहीं कर पा रहे हैं। किस बेटे ने अपने पिताजी के हाथ से माइक छीना था? कितना सम्मान से देखें, देश को बता दीजिए भाई साहब। आप देश ठीक है मैं मोहित जी के पास जाऊंगा, मत वो वेट कर रहे हैं। ठीक है, रुकना होगा मोहित जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सम्मान करनी चाहिए क्योंकि उनके पास सम्मानित लोग ही नहीं है इनके इतिहास में, इनको सम्मानित करने के लिए चाहिए ही होंगे। ये हमारे अंदर बताए कि पीवी नरसिम्हा राव जी के, अरे पीवी नरसिम्हा राव जी देश के प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस दल के नेता थे। भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बना दिया था। और सम्मान उसको बोलते हैं जो पद देना होता है। इससे बड़ा सम्मान आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये मान सकते हैं कि आपके पास कोई सम्मानित इतिहास नहीं है, इसलिए आप दूसरे दलों के नेताओं का सम्मान करके ही अपने को बहुत बड़ा सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। आज आपने जिस तरीके से अपने सम्मानित लोगों को आप मार्गदर्शन मंडल बनाने के बहाने उनका कैरियर खत्म कर दिया, जरा उस पर बात कर लिया करिए। आप अगर पार्टी की बात करेंगे तो पार्टी में तानाशाही है। आप भी जानते हो, मैंने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री वही हाल हुआ कि दिल्ली के मुख्यमंत्री में ऐसा मुख्यमंत्री बना करके भेज दिया गया जिसको दिल्ली के लोग ही नहीं जान पा रहे थे। आज भी शायर सिंह वर्मा के जो सबसे सुपुत्र थे, जो काबिल व्यक्ति थे, उनको आपने बाहर कर दिया। जो जाट नेता थे उनको आपने बाहर करके अपने नुमाइंदों को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना दिया। तो आज भारतीय जनता पार्टी खुद की तानाशाही में उलझी हुई है। विधायक से तो और रही बात, मैं फिर से मुद्दे पे आ रहा हूँ, रही बात मायावती जी की, इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस पार्टी की, तो चाहे जो हो, अगर इस देश में दलित, शोषित, वंचित, आखिरी पायदान पे बैठे व्यक्ति के लिए जो संघर्ष नहीं करेगा, जो अन्याय उसको सहता रहेगा, अन्याय होता देखता रहेगा, उसके लिए चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हो, कहीं ना कहीं आवाज बुलंद करेगा। भले ही मीडिया उसको वोट बैंक की नैरेटिव सेट करने का कोशिश करे, लेकिन आज सामाजिक न्याय का जो पुरोधा, सामाजिक न्याय की जो बात है, जिस तरीके से संसाधनों को मनुवादी ताकतों के हाथों में दिया जा रहा है, उससे लगातार लड़ाई लड़ी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी वाले अपने बचाव के लिए एक दूसरे या इधर के उधर करने के लिए केवल और केवल अनर्गल प्रलाप करते रहे विपक्षियों पर। ये जनता जान गई है, जनता देखती रहती है, और दलित, शोषित, वंचित इस समाज का जो लोग है, वोटर है, वो इनसे आज बहुत दूर खड़ा है, ये जान रहे हैं। इसीलिए वो आज जो चुनाव को ठगने की कोशिश कर रहे हैं, चुनाव को लूटने का जो प्रयास कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा संविधान का जो दोहन कर रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई हो। ये लड़ाई एक ना एक दिन इस जनता, देश की जनता जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी हारेगी। ठीक है विकास जी, लोकसभा में एनडीए का जो हाल हुआ उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। आगे भी आपसे वोट बैंक पूरी तरह से खसक चुका है दलित का। अब जवाब दे दीजिए, म्यूट हटा के। जब जो लोग सत्ता से बाहर हो गए आज, तब जाकर के सामाजिक न्याय की बात करेंगे, सामाजिक उत्थान की बात करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने जातिगत जनगणना रोकने का काम किया। लेकिन आज जब सत्ता से आप बाहर हो गए तो जातिगत जनगणना के नाम पर घड़ियाली आंसू बहाएंगे। अरे भाई, सामाजिक न्याय और जातिगत उत्थान करने का इतना ही शौक है, जरा करके देखे अपनी पार्टी में। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके देखे ना दोनों दल। है हिम्मत तो छोड़े कुछ कुर्सी भाई, अपने परिवार की मोहर हटाए अपने राजनीतिक दलों से। है हिम्मत
तो जरा ये हिम्मत जुटाइए आगे मूड और के कहिए बैठे कि क्या? हम एक कार्यकर्ता खड़गे बनकर जी नीचे दिखते काम नहीं क्या? करेंगे। हमारी पार्टी आज पूर्ण रूप खड़गे से जी दिख परिवारवाद नहीं रहे मुक्त क्या? हो गई है। नहीं है इतनी हिम्मत इन राजनीतिक दलों में, क्योंकि ये खड़गे जी कह रहे दिख नहीं रहे खड़गे जी क्या? को बनाया तो है राष्ट्रीय अध्यक्ष। अरे अरे खड़गे जी क्या है, ये पूरा देश जानता है। आरती जी आप भी हंसी नहीं इस बात को लेकर के, मुझे बड़ा हैरत हुई, आपको हंसना चाहिए था भाई। अरे ये पूरा देश बदतमीजी है जानता है आपकी, कि खड़गे एक जी बदतमीजी है, कांग्रेस पार्टी है दलित क्या? नेता के बारे में क्या आप ऐसा खड़गे जी बोल रहे हैं, कांग्रेस पार्टी बदतमीजी है? कर रहे हैं जरा आप। बताइए मुझे। ठीक वैसे इसको ही जैसे बदतमीजी पाल साहब बोलते को हैं। समाजवादी पार्टी ने प्रदेश हर अध्यक्ष बनाया है, हर क्या दलित वो नेता प्रदेश को आप अध्यक्ष ऐसे ही है? सोचते कहीं हैं। दिखते हैं ये मीडिया आपकी में, कहीं सोच दिखते बता हैं रही आपको? है। आरती जी नहीं ये दिखते आपकी हैं। सोच बता तो रही है, दलित नेता को इन आप इतना राजनीतिक कमतर दलों आपके के देख रहे अंदर हैं। आज नौ इसी बार के तरीके के लोग चाहिए संसद हैं सदनों जो में इनके रहने वाला परिवार व्यक्ति का है, महिमा मंडन जो कर जमीन सके। से उठा जब के दिए सामाजिक है, उत्थान की उसको बात आप नहीं आएगी तो हजम जरा कर एक पा बार रहे अपनी हैं। पार्टी में फिल्टर उसके लगा बारे के में देखिए, निरंतर बोल रहे पता हैं लग आप। जाएगा कितना सामाजिक उत्थान किया है इन्होंने। नहीं किया है शायद इसीलिए जनता इन पर अब विश्वास अब करने वाली नहीं है, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का ठीक है, अंतर है। लेकिन दिल्ली में आपने मुख्यमंत्री थोप दिया जनता को। अब देखिए थोपना किसे कहते हैं? परिवार की मोहर अगर लग जाती तो वो थोपना नहीं होता। अब दिक्कत हमारे यहाँ ये है कि हमारे यहाँ एक संवैधानिक व्यवस्था है। हमारे यहाँ हम नीचे से उठा करके कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। भजन लाल शर्मा, हम सबको याद है कि मध्य प्रदेश विधायक दल की बैठक में तीसरी नंबर की पंक्ति में सबसे किनारे बैठा विधायक जब राजस्थान का प्रतिनिधित्व करता है तो वो ताकत दिखाता है इस देश के लोकतंत्र की और भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र की। ये इनके समझ में नहीं आएगा भाई। रेखा गुप्ता भारतीय जनता पार्टी के एक सामान्य कार्यकर्ता हैं। इनमें हिम्मत और हैसियत नहीं है किसी सामान्य से कार्यकर्ता को, चाहे समाजवादी पार्टी ऊपर ला करके अखिलेश यादव की जगह खड़ी कर सके, चाहे कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जगह किसी छोटे से कार्यकर्ता को ला करके खड़ी कर सके। ये हिम्मत इन जैसे राजनीतिक दलों में है नहीं। छोटे मत बोलिए, उनको बोलिए मोदी की जेब वाले। जवाब दीजिए। मोदी का डमी बोलिए, मोदी का डमी। अनम्यूट करके बोलिए जगदीश जी। मोदी के जो डमी है उनके बारे में बोलिए। देखिए क्या पूछना चाह रहे हैं यार? जिस प्रकार से लगातार सियासत में उथल पुथल एक बार फिर से देखने को मिल रही है, आप लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं, ये लोग उपचुनाव की बात कर रहे हैं। आप लोग भी कहते थे उपचुनाव सेमीफाइनल है। ये आरती जी हमने बहुत स्पष्ट कहा है, भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित और दिशाविहीन हो गई। इसको समझ में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको मजा चखाया है, पूरी तरह ये पराजित हुए हैं। इनको रास्ता नहीं ढूंढे मिल रहा है कि इनको करना क्या चाहिए। इसी तरह अनर्गल प्रलाप इनके प्रवक्ता लोग करने लगते हैं, कहीं कोई बात कहीं जिस बिल्कुल तथ्यहीन बातों पर ये बात करते हैं। हम लोग तथ्यहीन बात करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग तो इनको हमारा एज ए राजनीतिक दल हमारा कहना है कि आपकी जो आप 2014 में कह करके आएंगे, आरती जी इनको शर्म आनी चाहिए। आज रुपए का अवमूल्यन क्या हो रहा है, देश को आर्थिक रूप से इन्होंने खोखला कर दिया। आ रही हूँ विकास। आप समझिए कि 55 लाख करोड़ रुपया की जगह 2014 में आज 2 लाख करोड़ रुपया विदेशी कर्जा है। ले रही जवाब विकास जी, सुन लीजिए पूरा। 112 करोड़ रुपया इनको, 112 लाख डॉलर इनको जो है वो देना पड़ रहा ब्याज, और पूरे देश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। रुपए का अवमूल्यन ये है कि जहां 60 रुपए के आसपास जो है रुपया था, आज इनके 10 साल के कार्यकाल में वो पहुंच गया है 87-88 रुपए में, 100 भी पहुंच जाएगा। सोने का भाव आप देख लीजिए, 1 लाख, मतलब कि महंगाई। और ये सारा का सारा जो काम करते हैं इन लोगों ने, पूरे देश को आर्थिक रूप से खोखला कर दिया। पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है विकास जी, जवाब दे दीजिए, फिर मोहित जी के बाद। और इन्होंने ठीक है जगदीश जी, बात आ गई आपकी। आरती जी देखिए, तथ्यों पर बात आई है तो जरा तथ्य ये भी बता दे हमारे साथी को कि उत्तर प्रदेश के अंदर सारे गैंग एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, और वो दल भी एक साथ आ गए जो एक दूसरे को कोसते हुए पानी की पीकर कोस रहे थे। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी इन दलों से 80 लाख वोट हमारे लगभग इस देश में ज्यादा है इंडी गठबंधन से। 88 लाख वोट पूरा गैंग एक होकर के लड़ा, और पूरे विपक्षियों को मिला लीजिए तो उनसे ज्यादा वोट इस भारतीय जनता पार्टी को देने का काम किया। दूसरी चीज मुझे लगता है कि बार बार कर्जे की बात करते हैं, रुपए गिरता जा रहा है, उस पर भी जवाब दीजिए। मैं बता दे रहा हूँ आपको, जरा अगर रुपए की बात कर लीजिए तो जरा इनसे ये बता दीजिए कि 2003 में रुपए और डॉलर का मूल्य कितना था, जरा बताइए इस देश को भाई।
इस देश को यह भी बताइए कि फिर 2014 में जब आपने सरकार छोड़ी तब कितना था, जरा बता दीजिए। और जरा बताइए कि 2003 में जिस देश के ऊपर महज 7.5 लाख करोड़ का कर्जा था, वो 2014 में जब आप सरकार और सत्ता से बाहर गए तो वो कर्जा बढ़ करके 55 लाख करोड़ हो गया, खुद बता रहे हैं आप। तो जरा बता दीजिए 55 लाख से 123 लाख करोड़ हो गया, वो ज्यादा हुआ या 7.5 लाख करोड़ से 55 लाख करोड़ हुआ, वो ज्यादा हुआ? जरा इनसे पूछ लीजिए। नहीं बताना चाहते हैं, ठीक है, मोहित जी से पूछूंगी। देश ठीक है, को मोहित जी गुमराह करके वोट लेना चाहते हैं। केवल कोरी की कोरी ये बकवास तो आप लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि न रखने वाला हर व्यक्ति बता देगा कि 50 लाख करोड़ के कर्जे को और आज 250 लाख करोड़ के कर्जे में अंतर बता रहे हैं। तो 250 लाख करोड़ का कर्जा कर दिया आपने, देश के हर व्यक्ति को कर्जदार कर दिया। जो 48 रुपए का आपका डॉलर, एक डॉलर की कीमत थी 2014 में, आज आपने 87-88 रुपए डॉलर की कीमत कर दी है। प्रति बैरल जो डीजल पेट्रोल सस्ता मिलता था, सस्ता मिल रहा है आज की तारीख में, और पेट्रोल डीजल आप महंगा बेच रहे हो। तो जनता को लगातार परेशान कर रहे हैं, केवल और केवल अपने जो पूंजीपति मित्र हैं उनकी जेब भरने के लिए, केवल उनकी जेबें भरने के लिए। और बातें बता रहे कि 50 लाख करोड़ 250 लाख करोड़ से ज्यादा हो गया। अरे वाह, ये कौन सी गणित है? 48 रुपए 87-88 रुपए से ज्यादा हो मैं गया। गणित बताऊं ये इनको, आपकी तो मैं किए दे किस तरीके से आदमी के दिमाग में जाएगी। आरती जी, इसी आप पे जैसे लीजिएगा, भारतीय मेरा जनता निवेदन है पार्टी के प्रबुद्ध लोगों पर मुझे दया आती है। ये आपकी दिक्कत नहीं है, ये दिक्कत है इस देश के लोगों के जो द्वारा जो चुनी गई सरकार है, उसने आपको बैठाल करके दे दिया। आपको सरकार का बचाव करना है, उस सरकार के बचाव में आपको 48 रुपए 88 रुपए से ज्यादा लग रहा है। 50 लाख करोड़ रुपए 250 लाख करोड़ से ज्यादा लग रहे हैं। अरे भाई, आप देश को बिल्कुल बर्बाद कर चुके हो, देश के ताने बाने को लगातार बिगाड़ने का प्रयास करते हो, हिंदू मुस्लिम एकता को बिगाड़ने का काम करते हो, दलित शोषित वंचित को परेशान करते हो, अपनी मनुवादी सोच को जल्दी से विकास जी 10 सेकंड में जवाब बड़े दीजिए। संस्थानों में, संवैधानिक संस्थाओं में जिस तरीके से आप अपने सोच वाले लोगों को बैठाल करके इस देश का ताना बाना बिगाड़ रहे हो, इससे इस देश को बचाना है और बचाकर रहेंगे। इसके लिए इंडिया गठबंधन जिस तरीके मजबूती से काम करेगा उसको करना पड़ेगा। आप इसको राजनीतिक रूप से वोट बैंक की राजनीति बोल करके भले की बात को हल्का कर दे, लेकिन ये हल्की बात नहीं है, ये एकता की बात है, सामाजिक न्याय की बात है, ये देश को बचाने की बात है, ये संविधान की बात है, संवैधानिक संस्थाओं के रक्षण की बात है। जल्दी से 10 सेकंड में खत्म करिए। जब तक रहेगा तब तक ये देश चलेगा। ये देश की मूल भावना है। भारतीय जनता पार्टी लोग तानाशाही चलाते रहे, तानाशाही मैंने अभी बताया कि अपनी पार्टी में नहीं एक बार कर पा रहे हैं। जरा करके देखिए, तब पता लग जाएगा कि आपके अंदर हिंद भावना कितनी है। पोल खुल जाएगी उनकी, जो राजनीतिक रूप से अपनी रोटियां सेक रहे हैं पीडीए के नाम पर और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने के नाम पर, जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं उनकी सब कलई खुल के हाथ में आ जाएगी। और जरा धैर्य के साथ सुनिए, 2003-4 में रुपए और डॉलर के मुकाबले, रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत थी 46 रुपए 77 पैसे, ये थी 2003 में। और 2014 में जब आप याद करिए वो दौर जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की उम्र से ज्यादा डॉलर बढ़ता जा रहा है, तब इस देश में डॉलर की कीमत थी 74 रुपए। तो जरा याद करिए 46 से 74 कितना हुआ जाकर के 10 साल के अंदर, और आज 74 के 88 रुपए। तो जरा याद करिए कि 14 रुपए बढ़ गए तो ज्यादा बढ़ गए, और जिन्होंने 24 रुपए बढ़ा दी उन्होंने कम बढ़ा दी। तो ये कांग्रेस पार्टी के चश्मे से देश नहीं चलने वाला है, आपके चश्मे से देश नहीं चलने वाला। देश ये जानता है कि आप देश को गुमराह करना चाहते हैं। जब आपको सत्ता का अवसर मिला तो आपने उसकी मलाई खाने का काम किया। ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो इन दिनों जहां आपको बता दें कि 27 के चुनाव का अभी भले साल भर बाकी हो, लेकिन अभी से सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, हर तरह की राजनीति देखने को मिली। और अब राहुल गांधी का मायावती पर बयान देकर अब एक बार फिर से नई जंग का ऐलान हो चुका है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल लेते ही देखते रहे प्राइम टीवी।